नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुर्रम। मैंने पहले बताया था आपको शाहजहाँ की दक्षिण नीति के बारे में कि उसने कौन कौन से और कितने युद्ध लड़े। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो चैनल की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। वहाँ से जाके आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और इजी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, या आपको पॉलिटिकल के नोट्स चाहिए, या आपको लेजिस्लेटिव सपोर्ट के नोट्स चाहिए, या आपको इकोनॉमिक के नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको बहुत जल्दी इन सभी के नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कोई भी डाउट होता है आपका तो आप हमारे संग वहाँ जुड़ के अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, जो शाहजहाँ था, आप सभी को पता है, उसने दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। उसने लड़े तो बहुत सारे युद्ध थे, लेकिन दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है मेवाड़ विजय, दूसरा है अहमदनगर विजय, है ना। अहमदनगर विजय के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा था। इसकी जो पहली वाली वीडियो है, यानी जो आपका पार्ट में भी 5 होगा और ये आपका पार्ट 6 होने वाला है, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था जहांगीर के टाइम पर अहमदनगर विजय किसके नेतृत्व में हुई थी? शाहजहाँ के नेतृत्व में हुई थी। अब देखो, सभी मुगल शासकों ने दक्षिण को जीतने की कोशिश की, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो या जहांगीर हो, सभी ने क्या करा था? दक्षिण को जीतने की कोशिश करी। तो यह परंपरा शाहजहाँ ने भी अपनाई। फिर शाहजहाँ ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दक्षिण में, मतलब दक्षिण को अपनी साइड करूं, क्षेत्र को विस्तार करूं अपने क्षेत्र का। तो दक्षिण में 3 क्षेत्र होते हैं, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। अब यहाँ पर जो होता है वो युद्ध होता है कब कब? 1633, 1636, 1636 में। सबसे पहले हम देखेंगे अहमदनगर के बारे में। थोड़ा सा अहमदनगर के बारे में देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि अहमदनगर पे निरंतरन, मतलब कंटिन्यू युद्ध होता रहा। कभी बाबर ने किया, अकबर ने किया, शाहजहाँ ने किया, युद्ध होता गया। तो वो जो है अहमदनगर, वो शक्तिहीन राज्य हो चुका था। और जो मराठे थे वहाँ पे, वो भी अहमदनगर के शासन से खुश नहीं थे। अब एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि मतलब दक्षिण को मुगल शासन में क्यों मिलाया जा रहा था? दक्षिण को ही क्यों मिलाया? जैसे मान लो हमारा मैप कुछ इस टाइप का होता है, राइट। और आपको पता है थोड़ा इस टाइप का नहीं, मतलब जो मैप है हमारा दक्षिण में इस टाइप का होता है, इधर ऐसा होता है, और इस टाइप से कुछ हमारा मैप होता है ना। तो यहाँ पे तो उनका कब्जा था ही था। किसका? मुगलों का। यहाँ पे भी था, पूरे में था। लेकिन दक्षिण में ही, मतलब उन्होंने क्यों दक्षिण में क्यों इतने युद्ध लड़े? सबसे पहला आप सभी को पता है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि विस्तारवादी नीति के कारण, यानी अपने क्षेत्र का विस्तार करना। हर शासक चाहता है कि उसके क्षेत्र का विस्तार हो ताकि उसका नाम इतिहास में आए। दूसरा है विद्रोहियों का शरण स्थान। देखिए, क्या होता था, जो आगरा है, यूपी है या मध्य प्रदेश है, वहाँ पर जो विद्रोही, मतलब विद्रोह होता था ना, जो विद्रोही लोग होते थे या आतंकवादी के, उससे समझो आप, जल्दी समझ में आएगा। आतंकवादी जो होते थे ना, वो आगरा पे युद्ध करके कहाँ छुपते थे? दक्षिण में। तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण जो है वो विद्रोहियों का शरण स्थान होता है। इसलिए जो है मुगल शासन चाहते थे कि दक्षिण हमारे अंडर में हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वहाँ से कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा और जो विद्रोही वगैरह है वो वहाँ पे नहीं छुपेंगे। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि दक्षिण में सिया थे। आपको पता है कि मोहम्मदन में 2 वर्ग होते हैं, सिया और सुन्नी, है ना। और सिया और सुन्नी आपस में, मतलब उन दोनों में बनती नहीं थी बिल्कुल भी। जो आगरा साइड में थे वो सुन्नी वर्ग के होते हैं, और ये जो दक्षिण में थे वो सिया होते हैं। तो जो सिया है और सुन्नी है, ये आपस में जो है कठोर या कट्टर शत्रु होते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं कि दक्षिण को मुगल शासन ने जीतने की इसलिए कोशिश की थी। उसके बाद है 1631 में। देखो 1631 में क्या होता है, ये जो है मुर्तज़ा निज़ाम शाह, मुर्तज़ा निज़ाम शाह वहाँ का शासक होता है, ठीक है। और शाहजहाँ के नेतृत्व में ये युद्ध होता है। अब देखिए, होता क्या है यहाँ पर, पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानेंगे इन सब की कि ये थे कौन। आपको पता है
कि मलिक अंबर का बेटा कौन था? फतेह खान था। पता है ना, मलिक अंबर जिन्होंने जहांगीर के टाइम पर युद्ध लड़ा था। ठीक। तो फतेह खान क्या करता है, मुर्तज़ा निज़ाम का वज़ीर होता है। किसका? मुर्तज़ा, यानी इसका जो वज़ीर यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है मलिक सॉरी फतेह खान होता है। कौन होता है? फतेह खान। और फतेह खान मलिक अंबर का बेटा होता है। परंतु फतेह खान क्या करता है, फतेह खान बाद में शाहजहाँ के मिलकर इनकी निज़ाम शाह की मृत्यु करवा देता है। देखो, बाद में फतेह खान खुर्रम की तरफ हो जाता है तथा निज़ाम शाह को धोखा देता है। और धोखा देने के बाद क्या करता है, वह मिलकर फतेह खान शाहजहाँ के साथ मिलकर निज़ाम शाह की हत्या कर देता है। और उस टाइम पर जो है, जब युद्ध का माहौल था, तब शाहजहाँ जो है ना वो बहानपुर में होता है। कहाँ पर? बहानपुर में बुहानपुर में होता है अपनी सेना को लेकर। बुहानपुर उसी के पास का एक क्षेत्र था। तो शाहजहाँ युद्ध के लिए वहाँ पे रेडी ही रहता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है ना इनका, वो उनके संग आपसी संबंध बना के इनको मरवा देता है। मरवाने के बाद निज़ाम का जो बेटा होता है, यानी जिसकी मृत्यु हुई, उसका बेटा होता है हुसैन शाह। क्या नाम होता है? हुसैन शाह। वो सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष का होता है। तभी फतेह खान क्या करता है, उस बच्चे को सुल्तान घोषित कर देता है और खुद उसका संरक्षक बन जाता है और मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। कौन? फतेह खान। फतेह खान कौन है? फतेह खान मलिक अंबर का बेटा होता है। तो वो ये सारा जो है खेल रचता है किसके खिलाफ? निज़ाम के खिलाफ। और ये क्या करता है, जैसे अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि फतेह खान ने ऐसा करा तो फतेह खान खुद क्यों नहीं वो बन गया वहाँ का शासक? वो खुद इसलिए नहीं बना क्योंकि वहाँ पे निज़ाम शाही वंश था। क्या? कौन सा वंश था? निज़ाम शाही वंश। तो वहाँ वो होता है ना, वंशानुवाद नीति कुछ होती है कि इसके बाद वो बनेगा, इसके बाद उसका बेटा दादा ये सब बनते हैं। तो वंशानुगत नीति थी। तो वहाँ पर निज़ाम का जो होता है ना, निज़ाम का कोई वंश का वही चाहिए था। तो हुसैन शाह क्या करता है, 10 वर्ष के बालक को बनाता है और उसके पीठ पीछे खुद ही पूरा शासन करता है फतेह खां। तो ये फतेह खां की मतलब स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है। अब देखो, जब ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, उसके बाद ये क्या करता है, शाहजहाँ के नाम के सिक्के बनवाता है, ढलवाता है। वहाँ पे शाहजहाँ के नाम का खुतबा पढ़वाता है। परंतु जब ये मुगल जो हैं, जब ये जीत जाते हैं, तब इसी टाइम पे क्या होती है, मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। मुमताज़ कौन होती है? शाहजहाँ की बेगम। यानी उसी समय पर शाहजहाँ की बेगम जो है, मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण शाहजहाँ वापस आगरा चला जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उसकी वाइफ की मृत्यु हुई, देहांत हुआ, तो उसको मतलब थोड़ा हर्ट होगा, दुखी होके वो वहाँ से अपना ध्यान हटा लेता है दक्षिण से, और दक्षिण से ध्यान हटाकर आगरा चला जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर फतेह खान क्या करता है, बीजापुर के साथ मिल जाता है। बीजापुर के साथ क्या करता है, मुगलों के खिलाफ जो है नीति बनाता है ये चीज़ की। तो अभी आप ये देखो, फतेह खान ने पहले क्या करा, पहले निज़ाम शाह को मरवा दिया। निज़ाम शाह को मरवाया कैसे? इनके साथ मिल गया, शाहजहाँ के साथ मिल गया। अब शाहजहाँ के विरोध होके वो बीजापुर के साथ मिल गया। तो इनका कोई पता नहीं था, ये जो इनको सही लगता था वो करते थे। ठीक है। अब देखो, यह जब बात जो है ना, जैसे फतेह खान बीजापुर के साथ मिलके मुगलों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचता है, ये बात शाहजहाँ को पता लग जाती है। शाहजहाँ को जब पता लगती है तो शाहजहाँ जो है वो बहुत क्रोधित होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है शाहजहाँ को कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें वहाँ का वज़ीर बनाया और तुम मेरे संग अब ऐसा कर रहे हो। तो शाहजहाँ गुस्से में क्या करता है, महावत खां को मतलब बोलता है कि तुम जाकर वहाँ पे युद्ध लड़ो फतेह खान के साथ 1633 में। तो फतेह खान क्या करता है, फतेह खान डर से आत्मसमर्पण कर लेता है। क्या करता है? आत्मसमर्पण कर लेता है। और हुसैन शाह को बंदी बना लिया जाता है। हुसैन शाह कौन है? वही 10 वर्ष का बालक जो होता है। हुसैन शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में डाल दिया जाता है। शाहजहाँ ने अहमदनगर के वंश निज़ाम शाह का अंत कर दिया। यानी इसका मतलब ये होता है कि अहमदनगर में ना स्टार्टिंग से एक जो है वंश चल रहा होता है, निज़ाम शाही वंश। जब भी कोई राजा बनता था ना, तो वो निज़ाम शाही वंश का होता था, उनका सरनेम निज़ाम शाह ही होता था। तो शाहजहाँ क्या करता है, अब लास्ट कौन बचा? आप सभी को पता, लास्ट जो है हुसैन शाह। लेकिन असली शासक तो हुसैन शाह ही था लोगों की नज़र में, लेकिन रियल कौन था? फतेह खां। लेकिन अब देखो,
यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। आई होप आप समझ रहे होंगे। हुसैन शाह मतलब 10 वर्ष का बालक है, उसे क्या पता कि कैसे एक शासन को चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो तो बस ये निज़ाम शाह वंश का था, इसलिए उसको बना देते हैं ताकि वहाँ की जो जनता है वो प्रश्न ना करे कि आप क्यों बने, इनको क्यों नहीं बनाया, राजा मर गया तो राजा के बेटे को बनाना चाहिए था। होता है ना, शासक कोई मरता है तो शासक का बेटा या पोता जो होता है वही बनता है। तो इसीलिए फतेह खाने चालाकी करके हुसैन शाह को वहाँ का बंदी बना, मतलब वहाँ का वो बनाया था, शासक बनाया था, और उसके पीठ पीछे खुद ही शासन कर रहा था। तो एक क्वेश्चन वैसे आपके पेपर में तो नहीं आता, लेकिन जो बच्चे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आता है कि अहमदनगर सॉरी ये जो है ना, निज़ाम शाह का अंत कौन करता है, तो इसका आंसर है शाहजहाँ। और साथ ही एक क्वेश्चन और आता है कि ग्वालियर के को मुग़ल शासक किस प्रकार यूज़ करते थे, तो ग्वालियर के किले को एज अ जेल के रूप में यूज़ किया जाता था मुग़ल के दरबार में। तो ये थी विजयनगर की कहानी। अब देखो, सॉरी विजयनगर बोल दिया मैंने, अहमदनगर की। उसके बाद है गोलकुंडा 1636 में। गोलकुंडा में जो है, गोलकुंडा में कौन होता है, अब्दुल्ला शाह। कौन होता है, अब्दुल्ला शाह। अब्दुल्ला शाह और शाहजहाँ के बीच में युद्ध होने को होता है। तभी क्या करता है, शाहजहाँ जो है अपनी सेना को लेकर गोलकुंडा की सीमा पर पहुंचता है। देखिए शाहजहाँ ये सब क्यों करता है, शाहजहाँ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शाह को डराने के लिए ये करता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये जो है ना अहमदनगर हार गया है, अहमदनगर को उन्होंने अपने अधीन कर लिया है, तो गोलकुंडा के जो शासक है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो ये सब मतलब डराने के लिए गोलकुंडा की सीमा पर शाहजहाँ पहुंचता है। और ये सब देखते ही अब्दुल्ला शाह क्या करता है, अब्दुल्ला शाह संधि कर लेता है। अब संधि की कुछ बातें देखते हैं। संधि की बातें ये होती है कि शाहजहाँ के नाम के सिक्के ढलवाए जाएंगे, शाहजहाँ के नाम का खुतबा पढ़वाया जाएगा, 6 लाख प्रति वर्ष मुगलों को कर के रूप में दिया जाएगा, यानी 6 लाख रुपए प्रति वर्ष हर साल मुगलों को दिया जाएगा। बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा मुगलों की सहायता करेगा, क्योंकि इनका जो तीसरा वो जो था, तीसरा क्षेत्र वो बीजापुर था। इनकी पहले से प्लानिंग थी कि बीजापुर के ऊपर ये लोग युद्ध करेंगे। तो संधि में ये लिखते हैं ये लोग कि अगर मुगल बीजापुर के खिलाफ कोई युद्ध लड़ता है तो गोलकुंडा जो है उस युद्ध में मुगलों की सहायता करेगा। पहले ही लिखवा लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अब नेक्स्ट बीजापुर की बारी है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा बीजापुर के बारे में। बीजापुर का जो होता है ना, वहाँ पर शासक होता है मोहम्मद आदिल शाह, और वहाँ पे जो है आदिल शाह वंश चला आ रहा होता है बीजापुर में। शाहजहाँ ने पहले ही संधि की बात रखी, किसके सामने, मोहम्मद आदिल शाह के सामने। परंतु पहले तो मोहम्मद आदिल शाह इस संधि को मना कर देते हैं। फिर शाहजहाँ क्या करता है, शाहजहाँ तीनों ओर से बीजापुर को घेर लेता है। जब तीनों ओर से बीजापुर को घेर लेता है तो डर कर मोहम्मद आदिल शाह आत्मसमर्पण कर देता है और संधि के लिए तैयार हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, और संधि की जो शर्तें हैं वो जैसे ऊपर थी, ऊपर के राज्यों में, सेम इनके संग भी वैसे ही किया गया। अब ये संधि होने के बाद 1636 में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करते हैं कि पूरे दक्षिण को, दक्षिण में जो भी क्षेत्र राज्य जो भी आते हैं वहाँ पर औरंगजेब देखेंगे, वहाँ के जो सूबेदार हैं वो औरंगजेब होंगे। 1636 से 1644 तक औरंगजेब वहाँ का सूबेदार रहता है। कौन, औरंगजेब। अब आगे जो वीडियो आएगी इसमें हम औरंगजेब की दक्षिण नीति, धार्मिक नीति और राजपूत नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं इस वीडियो की वजह से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।